नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़े पोर्नोग्राफी कंटेंट के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि इस तरह के कंटेंट देखना, प्रकाशित करना या डाउनलोड करना अपराध है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें इसे अपराध के दायरे में नहीं रखा गया था। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह बाल यौन शोषण का दुर्व्यवहार सामग्री शब्द इस्तेमाल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री को मिटाता नहीं है या पुलिस को इसके बारे में सूचना नहीं देता तो पॉक्सो एक्ट की धारा 15 उसे अपराधी करार देती है। हालांकि ए को अगर बी द्वारा एक अज्ञात लिंक भेजा जाए जिस पर क्लिक करने पर ए के फोन पर एक बाल अश्लील वीडियो खुल गया तो उससे सामग्री पर नियंत्रण रखने वाला नहीं माना जा सकता। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि लिंक से क्या खुलेगा, वह अपराधी नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के साथ बाल अश्लील साहित्य शब्द को बदलने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का उपयोग नहीं करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सलाह दी कि वो पॉक्सो एक्ट में बदलाव कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूजिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल या CSAEM लिखे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री को डाउनलोड करना और देखना भी एक अपराध है। हालांकि जांच एजेंसी को यह दिखाना होगा कि इसके पीछे आरोपी की क्या मंशा थी। पॉक्सो एक्ट की धारा 15 की उपधारा 1 बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री रखने को अपराध करार देती है। इसके लिए 5,000 रुपए के जुर्माना से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 15 की उपधारा 2 में ऐसी सामग्री का प्रसारण अपराध माना गया है और उपधारा 3 में व्यावसायिक इस्तेमाल को अपराध कहा गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने उपधारा 2 और 3 को आधार बनाते हुए एक आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत राहत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उपधारा 1 अपने आप में पर्याप्त है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट को सिर्फ डाउनलोड करना या फिर देखना पॉक्सो एक्ट या IT कानून के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने अपने फैसले में कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गलती की है और इसलिए हम हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं और मामले को वापस सेशन कोर्ट में भेजते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने इस आधार पर अपने मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट रखने में आरोपी 28 साल के एक व्यक्ति के खिलाफ चल रहे केस को रद्द किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। पर अंकुश लगाने वाले फैक्ट चेक यूनिट के प्रावधान को रद्द कर दिया है। इस महीने की लंबी सुनवाई के बाद आपको बता दें कि जस्टिस अतुल चांदुकर ने माना है कि फैक्ट चेक यूनिट संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, अनुच्छेद 19 1G पेशे के अधिकार और अनुच्छेद 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा है कि IT नियमों के अंदर फर्जी, भ्रामक और झूठ जैसे शब्दों की व्याख्या पूरी तरह से अस्पष्ट है जो तार्किकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईटी नियमों में किए गए 2023 के संशोधनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इन संशोधनों के तहत केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की इजाजत दी गई थी। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साथ में अनुच्छेद 19(1)(g यानी कि व्यवसाय की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना है और आईटी नियमों में 2023 के संशोधनों को असंवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि आईटी एक्ट के संशोधन भ्रामक और अस्पष्ट हैं। जनवरी 2024 में इस संशोधन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कॉमेडियन कुणाल कामरा भी प्रमुख याचिकाकर्ता थे। उनकी याचिका में तर्क दिया गया था कि इस नियम का दुरुपयोग कर सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबा सकती है। इस मामले पर न्यायमूर्ति गौतम पटेल और डॉक्टर नीला गोखले की खंडपीठ के बीच मतभेद हो गया, जिसके बाद ये मामला न्यायमूर्ति अतुल चंदूरकर के टाई ब्रेकर बेंच की पीठ को सौंपा गया। न्यायमूर्ति चंदूरकर की टाई ब्रेकर बेंच ने संशोधन को असंवैधानिक करार दिया। फर्जी और झूठे बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले का सबसे बड़ा असर यह होगा कि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना की निगरानी करने के लिए अपने अधिकारों का विस्तार नहीं कर पाएगी। फैसले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने की दिशा में एक मजबूत संदेश दिया है, जिससे नागरिकों को किसी हस्तक्षेप के बिना अपनी राय व्यक्त करने की आजादी मिलेगी। आलोचक इस फैसले को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में देख रहे हैं, जबकि सरकार के पास इस मुद्दे पर अभी कई विकल्प मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के फोरम फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर फर्जी, भ्रामक, झूठी खबरों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से फैक्ट चेक यूनिट की व्यवस्था बनाई थी, ताकि सरकार के कामकाज की सही और सटीक सूचनाएं नागरिकों तक पहुंचे। अगर सोशल मीडिया में कोई झूठी खबर डाली जाती तो फैक्ट चेक यूनिट उसे चिन्हित करेगा और फिर उसे हटाया जाएगा। इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। मलयालम एक्टर सिद्दीकी ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर अपने खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केरल हाई कोर्ट ने 24 सितंबर को अग्रिम जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि अपराध में सिद्दीकी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता है। हाई कोर्ट के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। राज्य और पीड़िता ने कैविएट दायर किया है और ऐसे में मलयालम सिनेमा में महिलाओं के शोषण के बारे में जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद महिला ने सार्वजनिक आरोप लगाया कि सिद्दीकी ने 2016 में उसका यौन शोषण किया, जब वह फिल्म उद्योग में उसे अवसर देने के बाद एक होटल के कमरे में उससे मिली थी। अपने सार्वजनिक आरोपों के बाद उसने एफआईआर दर्ज कराई। केरल हाईकोर्ट ने सिद्दीकी का तर्क खारिज कर दिया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी घातक थी। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित पक्ष द्वारा दिया गया उपरोक्त स्पष्टीकरण उचित है या नहीं, इसका मूल्यांकन और निर्णय पूर्ण परीक्षण के बाद ही किया जाएगा। फिर भी ये तर्क की देरी से अभियोजन पक्ष का पूरा मामला खराब हो जाता है, शिकायत रद्द करने का आधार नहीं है। खासकर जमानत आवेदन पर विचार करते समय यौन शोषण और हमले के पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जो मामले की रिपोर्ट करने में देरी को बढ़ावा देते हैं, जिसे अनिवार्य रूप से आघात के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। बता दें आपको कि हाईकोर्ट ने यह भी सिद्ध माना है कि सिद्दीकी के खिलाफ आरोपित कृत्य बलात्कार की विस्तारित परिभाषा के दायरे में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और 16 अन्य की 1995 में हुई हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा की याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ 4 सप्ताह बाद याचिका पर सुनवाई करेगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में सजा काट रहे जगतार सिंह हवारा की जेल बदलने की मांग
की है और ऐसे में जस्टिस BR गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान ही जगतार सिंह हवारा के वकील से पूछा कि आखिर पंजाब जेल में तुमने सुरंग क्यों खोदी थी। हालांकि कोर्ट ने जगतार सिंह हवारा की याचिका पर दिल्ली, पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल जगतार सिंह हवारा ने तिहाड़ जेल में पंजाब की किसी जेल में ट्रांसफर करने की मांग की है और फिलहाल हवारा करीब 28 साल से जेल में बंद है। हालांकि 2004 में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में सुरंग बनाकर जगतार सिंह हवारा अपने साथियों के साथ भाग निकला था और 2005 में फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसे तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब वह फिर से पंजाब की किसी जेल में शिफ्ट होना चाहता है। याचिका में याचिकाकर्ता को दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी जेल में स्थानांतरित करने के लिए इस आधार पर याचिका दायर की गई। जेल में उसके आचरण अच्छा है और अपराध गंभीर सामाजिक उथल पुथल की पृष्ठभूमि में हुआ। उसकी बेटी पंजाब में रहती है और वह एक मामले में लंबित अदालती कार्रवाई में शामिल होने में असमर्थ है। हवारा को 27 जुलाई 2007 को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120B, 302, 307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3B, 4B और 5B के तहत 1995 में हुए बम विस्फोट की घटना के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सहित 16 अन्य लोगों की जान चली गई थी। 15 आरोपियों को दोषी ठहराया गया, जिसमें हवारा और बलवंत सिंह सहित 2 की मौत की सजा सुनाई गई, जबकि अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। याचिकाकर्ता के ट्रायल के दौरान चंडीगढ़ की बुधैल जेल में रखा गया था और जहां उसने जेल में एक सुरंग खोदी और 2004 में फरार हो गया। उसे 2005 में एक अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार किया गया और चंडीगढ़ से दिल्ली भेजा गया। जब वह सजा काट रहा था तब 12 अक्टूबर 2010 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हवारा की सजा की पुष्टि की, लेकिन उसकी मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलें लंबित हैं। 2018 में याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तिहाड़ जेल से स्थानांतरण की मांग की और जिसे आपको बता दें कि 23 जुलाई 2018 को एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। वहीं महिला पहलवानों से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा अपने खिलाफ दर्ज FIR चार्जशीट और चार्ज फ्रेम करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले साल 13 जनवरी को तय कर दी है। इससे पहले अगस्त में महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था। ब्रजभूषण ने उनके खिलाफ दर्ज FIR चार्जशीट और निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट में 10 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव होते हैं और उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में दिए गए एक अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। इस मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। पिछले साल जनवरी के महीने में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों की अगुवाई में देश के 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पहलवानों ने ब्रजभूषण पर मनमाने तरीके से कुश्ती संघ चलाने, महिला पहलवानों और महिला कोच का यौन शोषण करने का आरोप लगाया है और हालांकि जांच की बात पर पहलवान मान गए हैं और ब्रजभूषण को कामकाज से दूर रहने को कहा गया। आपको बता दें कि ओलंपिक संघ की समिति की जांच की, लेकिन इसकी रिपोर्ट सबके सामने नहीं आई है। ऐसे में पहलवान जून में दोबारा धरने पर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में कहा है कि आप कंसीडर करिए कि आप कितनी पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व कर सकते हैं। जो 5 ऊपर की पोस्ट है उसमें 1 तो करनी पड़ेगी, हो सकता है 2 भी करें, और जो मेंबर एग्जीक्यूटिव है उसमें 3 करनी पड़ेंगी। और अब ये जो है 10 दिन का इनको समय दिया गया है कि वो GBM होल्ड करें और GBM 10 दिन के अंदर अपनी GBM होल्ड करेंगे, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि कितनी सीटें जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी।
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में सार्वजनिक स्थल पर बैनर पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में बड़ा दखल देते हुए चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती अगले आदेश तक नहीं करने का निर्देश दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक उम्मीदवार पोस्टर, पैम्पलेट, होर्डिंग नहीं हटा लेते तब तक चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं होने देंगे। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि चुनाव प्रचार के लिए लगाए गए पोस्टर, पैम्पलेट, बैनर, होर्डिंग आदि को हटाने के लिए आने वाले खर्चे का भुगतान भी करेंगे और उस भुगतान में से एमसीडीओ और डीएमआरसी का खर्च डीयू उन्हें देगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए डीयू के अधिकारियों ने मानकों को गिराने क्यों दिया है कहा है। साथ ही साथ आपने इसे रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए हैं। आपको एक कड़ा संदेश भेजना होगा। यदि विश्वविद्यालय अपने छात्रों को अनुशासित नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा। आपके पास सारी शक्तियां हैं और आप छात्रों को निष्कासित कर सकते हैं या उन्हें अयोग्य घोषित कर सकते हैं। यदि डीयू 21 उम्मीदवारों की को नहीं संभाल सकता है तो आप लाखों छात्रों को आखिर कैसे संभालेंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप अपने पास मौजूद नैतिक अधिकार और शक्ति का प्रयोग नहीं करते तो हमसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि हम ऐसा करें। हाईकोर्ट ने पूछा कि विश्वविद्यालय किस छात्रों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों को अनुशासित करने में विफल रहने पर डीयू के अधिकारियों और कॉलेज को भी फटकार लगाई है और कहा कि आप उम्मीदवारों के द्वारा किए गए इन नियमों के उल्लंघन से निपटने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने में विश्वविद्यालय असफल रहे और फिलहाल डीयू में चुनाव को लेकर 27 सितंबर को वोटिंग निर्धारित है। अब जब तक हाईकोर्ट इजाजत नहीं देगा तब तक वोटों की गिनती नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान साफ किया है कि आज हम सिर्फ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के कामकाज पर विचार करेंगे। जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम खतरनाक और बड़े घटनाक्रम के कगार पर आ गए हैं। सुरक्षा और अनुपालन के लिए समितियों ने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा से जानकारी लेते हुए कई सवाल जवाब पूछे हैं और कोर्ट ने पूछा है कि आपको बता दें कि उन्होंने पूछा है कि फसलों के अवशेष जलाने की घटनाएं क्यों इसमें कमी हुई। जवाब में वर्मा ने कहा कि पिछले साल 71,304 घटनाएं हुई थी और इस बार ये घटनाएं कम है। फिर कोर्ट ने कहा कि अभी तो फसल कटाई शुरू भी नहीं हुई है, फिर आप तो पूरे सीजन की तुलना तो अभी कैसे कर सकते हैं या अभी कैसे कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि CAQM ने अब तक अधिनियम के एक भी प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है और आप अपना हलफनामा देखिए, इसमें प्राधिकरण ने कोई अनुपालन नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि आप बिना कमेटी गठित किए कैसे कदम उठा सकते हैं। हमें आयोग द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया एक भी निर्देश दिखाइए। जब सब हवा में हैं और हमें आपके कागज में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप कैसे प्रदूषण से निपटेंगे और क्या ऐसे ही आप प्रदूषण से निपटेंगे। बैठ के कहाँ हो रही है। कोर्ट ने पूछा कि क्या इस समस्या के बारे में कुछ किया गया है जिसका हम हर दिन सामना करते हैं। हर साल यही होता है, हर साल पुरानी जो पराली है वो जलाई जाती है। क्या इसमें कोई कमी आई है। क्या दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, क्या बढ़ गया है। CAQM ने कहा है कि पराली जलाने की संख्या में कमी आई है। कोर्ट ने तब पूछा कि क्या वायु गुणवत्ता सुधरी है। मामले में एमिकस अपराजिता सिंह ने सितंबर में ASG द्वारा सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट को दिखाते हुए कहा है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारें धान के अवशेष जलाने की समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पराली जलाना अभी भी क्यों जारी है। साथ ही भी पूछा कि कार्रवाई न करने पर CAQM ने अधिकारियों को दंडित क्यों नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन एमिकस भी सही है कि उसने उस तरह के प्रदर्शन नहीं किए हैं जिस तरह से इसकी उम्मीद की गई थी। कोर्ट ने कहा कि समिति का काम NCR के राज्यों के साथ काम करना है और इसके पास प्रदूषण कम करने वाली इकाइयों को बंद करने की शक्तियां प्रदान की गई है कि प्रदूषण जो करते हैं
प्रदूषण करने वाली इकाइयों को बंद करने की शक्तियां प्रदान की गई है। हालांकि आयोग ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन आयोग को अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके प्रयास और निर्देश वास्तव में प्रदूषण की समस्या को कम करने में हो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।